लो बहू, आज पड़ोस की पूजा में तुम तीनों ये मेरी पसंद की साड़ियाँ पहनकर तैयार होना। सच में तुम तीनों बहुत ही सुंदर लगोगी। माँ जी, ये कैसी साड़ी ले आई हो आप? मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती हूँ। ये बिल्कुल भी मेरे स्टाइल से मैच नहीं करता। हाँ माँ जी, भाविका भाभी ने बिल्कुल सही कहा। इन साड़ियों के कलर्स और डिजाइन्स कुछ भी हमसे मैच नहीं करता है। मैं भी ये नहीं पहनूंगी। भाविका और भूमि ने बिना कुछ सोचे समझे रेखा से उसकी पसंद की साड़ियां पहनने को मना कर दिया। रेखा उनकी बात को सुनकर उदास हो गई कि तभी उसकी सबसे छोटी बहू कोमल बोली, माँ जी, मुझे आपकी लाई हुई साड़ी और ये ज्वेलरी सब अच्छे लगे। लाइए, आप मुझे मेरा सामान दे दीजिए, मैं ये पहनकर तैयार हो जाऊंगी। कोमल की बात सुनकर रेखा खुश हो गई। कोमल, भूमि और भाविका तीनों रेखा की बहुएं थीं, जिनमें कोमल गरीब घर से आई हुई सबसे छोटी बहू थी और भाविका और भूमि अमीर घरों से आई हुई बहुएं थीं। कोमल की बात ने रेखा का दिल जीत लिया। वो अपनी सास की लाई हुई साड़ी और ज्वेलरी से ही तैयार हुई, जबकि भाविका और भूमि अपनी मर्जी से तैयार होकर पूजा में गई। और फिर पूजा से लौटने के कुछ देर बाद, भाविका और भूमि भाभी, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो कितने दिल से हमारे लिए ये साड़ियाँ और ज्वेलरी लाई थी। आप उनका दिल रखने के लिए ही ये पहन लेती। तुमने दिल रख लिया ना, बस इतना काफी है। हमें ज्यादा ज्ञान मत दो, समझ आया? बिल्कुल सही कहा। माँ जी का दिल रखने को हम अपना दिल मार दें? माँ जी हैं पुराने जमाने की बुढ़िया, उनकी पसंद तो अच्छी हो ही नहीं सकती। हम क्यों उनकी पसंद का पहने? हम तो अपना मन पसंद पहनेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी किसी का दिल रख लेना भी अच्छा होता है। अगर अच्छा होता है तो तुम ही रख लो दिल। वैसे भी कोमल, तुम्हारी तो कोई पसंद होगी नहीं, गरीब मायके से जो हो। तुम्हें तो जो दे दो या जो कहो मिल जाए, वही तुम्हें पसंद आ जाएगा, क्योंकि कभी अपनी पसंद का तुमने पहना नहीं होगा ना। भाविका और भूमि कोमल के समझाने को भी उल्टा ले गईं और उसके गरीब होने के ऊपर उन्होंने उसे कई बातें सुना दी। लेकिन उनकी बदकिस्मती से उन दोनों की सारी बातें वहीं कुछ दूरी पर खड़ी हुई रेखा ने भी सुन ली थी। अच्छा, तो ये बात है। ये दोनों मेरे और कोमल के बारे में ऐसी ही सोच रखती हैं। अब बताती हूँ मैं इन्हें। रेखा ने अपनी दोनों अमीर बहुओं को सबक सिखाने की ठान ली। ऐसी शाम के खाने का वक्त हुआ और अरे बहू, आज शाम क्या खाना है? माँ जी, मैं तो पालक पनीर खाऊंगी, मेरा बहुत दिल कर रहा है। मेरा तो सोयाबीन की चाप खाने का दिल है और साथ में मटर पुलाव। अच्छा कोमल, तू बता, तेरा क्या मन है? माँ जी, अब मैं क्या बताऊं? वैसे आप मुझसे पूछ ही रही हो तो मेरा तो दिल दाल चावल को कर रहा है। साथ ही मीठा मीठा कस्टर्ड हो तो मजा आ जाए। अच्छा, कस्टर्ड ठीक है, तो आज दाल चावल और साथ में कस्टर्ड बनेगा। सुनो तुम दोनों, मेरे साथ रसोई में आओ। एक जनी चावल बनाना और एक दाल, और मैं अपनी बहू के लिए कस्टर्ड बनाऊंगी। रेखा की बात को सुनकर भाविका और भूमि थोड़ा चौंकी, लेकिन कुछ बोली नहीं। उन्होंने रसोई में जाकर रेखा के साथ मिलकर कोमल की पसंद का खाना बनाया, जिसके बाद टेबल पर भी उन्होंने ही लगाया और फिर चारों सास बहू ने बैठकर खाना खाया। ये क्या बात हुई? माँ जी ने बस इसकी पसंद का खाना बनाया है। ये क्या सदाका से इसकी ही पसंद का बनाना था, तो फिर हमसे पूछा ही क्यों था? वाह माँ जी, दाल चावल और कस्टर्ड सब कुछ बिल्कुल वैसा ही बना है जैसे मेरा खाने का दिल था। इसे इतना वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? दोनों बहुओं को ये बात हजम नहीं हो रही थी। वो दोनों ऐसे ही कोमल से चिढ़ने लगी और जब खाना खाने के बाद कोमल रसोई में गई तो उन दोनों ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया। क्या बात है, क्यों आप दोनों मेरे इतना पास आ रही हो? क्या जादू किया है तूने माँ जी के ऊपर? बोल। वो बस तेरा ही गुणगान करने पर हैं। तेरी ही पसंद का आज सारा खाना बना और तुझसे कुछ काम भी नहीं करवाया। मुझे क्या पता, हो सकता है उन्हें मेरी कोई बात पसंद आ गई हो। तो ज्यादा खास है क्या जो तेरी ही बातें पसंद आएंगी? गरीब सादी। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ भी तो नहीं माँ जी, कुछ नहीं। रेखा के आते ही कोमल ने अपनी जिठानियों के ऐब छिपा दिए। ऐसे ही सिलसिला जारी था। लगभग एक हफ्ते से कोमल की पसंद को ही ऊपर रखा जा रहा था। बहुआ, मुझे थोड़ा सा सामान खरीद कर लाना है, बताओ कहाँ से शॉपिंग करूं? माँ जी, यहीं पास ही में एक बहुत अच्छा और बड़ा मॉल खुला है, चलो वहाँ चलते हैं। तू बता कोमल। माँ जी, मैं तो यही कहूंगी कि बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा अगर मॉल गए तो। यही लोकल बाजार से ही खरीद लेंगे ना सामान। कोमल की बात को सुनकर रेखा ने उसी की बात को फिर से ऊपर रखा और वो लोकल मार्केट से ही सामान लेने को गई। ऐसे ही एक दिन दोनों बहुएं भाविका और भूमि बाल खोले हुए बैठी थीं कि तभी कोमल कमरे से जूड़ा बनाए हुए आई। अरे कोमल बहू, तू भी तो नई बहू ही है, तू भी तो बालों को खोल ही ले। माँ जी, बेहिसाब गर्मी है और ऐसे में बालों को खोलना ना भावना। मैं ऐसे चूड़ा बांधकर ही खुश हूँ।
सही कहा, इतनी गर्मी में, और ये दोनों दुनिया भर की गर्मी हो रही है और तुम ऐसे बालों को खोले हुए हो। चलो कोमल की ही तरह इन्हें में जूड़ा बनाओ। माँ जी, हमें गर्मी में खुले बालों से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताऊं क्या मैं तुम दोनों को? चलो जल्दी से जूड़ा बनाओ। रेखा ने जबरदस्ती कोमल की पसंद को सभी बहुओं पर थोप दिया, जिसकी वजह से न चाहते हुए भी भूमि और भाविका को बाल बांधने पड़े। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब भाविका और भूमि रेखा के कोमल की साइड लेने से तंग आ चुकी थी। ऐसे ही अब पड़ोस में अचानक से शादी निकल आई थी, जिसके बारे में रेखा ने अपनी बहुओं को बताया। सुनो तुम तीनों, पड़ोस में शादी है, अचानक ही सब कुछ हो रहा है। आज शाम को पार्टी में जाने की तैयारी कर लेना, अमीर लोग हैं और हाई क्लास भी। अब बताओ कि तुम तीनों क्या पहनोगी? माँ जी, मैं तो 1 पीस ड्रेस लूंगी। मैं वेस्टर्न ड्रेस पहनूंगी। बिल्कुल भी नहीं, दोनों की दोनों साड़ी पहनना, और वो भी जो मैं दिलवाऊंगी। कोमल बहू, तो क्या पहनेगी बेटा? माँ जी, मेरा मन तो बंगाली साड़ी पहनने का है। साथ में मैं अपने बालों में गजरा लगाऊंगी और गोल्डन कलर की ज्वेलरी पहनकर रेडी होंगी। ठीक है बहू, जैसे तुझे अच्छा लगे तू वैसे रेडी होना, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें थोड़ी शॉपिंग करवा कर आती हूँ, और साथ ही तैयार करने वाली से मैं बात भी कराऊंगी कि वो तुम लोगों को तैयार कर दे। रेखा की बात को सुनकर तीनों बहुएं उनके साथ बाजार आ गईं, जहां कोमल ने तो मनपसंद सामान लिया और रेखा ने भूमि और भाविका को कुछ भी उनकी पसंद का नहीं लेने दिया। ऐसी जब घर आकर तैयार होने की बारी आई, तब भी रेखा ने भाविका और भूमि को अपनी पसंद से तैयार करवाया और कोमल अपनी पसंद से तैयार हो रही थी। माँ जी, जरा देखो तो मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे तो मैं बिल्कुल किसी जोकर की जैसी लग रही हूँ। अरे भूमि भी आ गई, ये भी मेरी ही तरह बेकार ही लग रही है। माँ जी, भाविका भाभी, जरा देखना। ठीक ही लग रही हो। अरे वाह माँ जी, देखकर बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। अति उत्तम, बहुत ही खूबसूरत। रेखा कोमल को देखकर बेहद ही खुश हुई और भूमि और भाविका उसे देखकर जल गई। कोमल के बालों में गजरा था, साथ ही पूरे बंगाली लुक में वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। कोमल को अपने से ज्यादा सुंदर लगता देख और उसे उसकी मर्जी से तैयार भी होने की वजह से भूमि और भाविका को गुस्सा आ गया। और माँ जी, ये ज्यादा खास है ना, तो इसे ही ले जाओ अपने साथ, हमें आना ही नहीं है। ठीक कहा, मैं जा रही हूँ अपने कपड़े बदलने को। भूमि और भाविका गुस्से में अपने कमरे में गईं और कपड़े वगैरह बदल आईं। बस ये एक ही बहू खास है ना आपके लिए, चाहिए इसे ही ले जाइए। बस इसकी ही पसंद नापसंद की परवाह है आपको तो। जाओ दोनों सास बहू। हाँ है, बस इसी की परवाह है मुझे। तुम लोग इतना जल क्यों रही हो? वैसे भी जिसको मेरी पसंद की और मेरी भावनाओं की परवाह है, मैं उसकी ही तो परवाह करूंगी। जरा सोचो, तुम दोनों ने मुझे दिया ही क्या है? तुमने कभी मेरी खुशी के लिए कुछ किया? कभी अपना मन मारा? कभी मुझे खुश करने का सोचा? नहीं ना। जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो ही करती हो, तो फिर मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूं? जो मैं सब जानती हूँ कि कैसे अकेले में तुमने कोमल को टॉर्चर किया, लेकिन तुम्हारी इज्जत न खराब हो इसकी वजह से ये सब झेलती गई। तुम्हें मेरा दिल रखने के बारे में भी इसी ने समझाया, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी समझ आता ही नहीं है। तो ठीक है, तुम मेरे बारे में मत सोचो, मैं तुम्हारे बारे में भी नहीं सोचूंगी। रेखा की बातों को सुनकर भाविका और भूमि का सिर शर्म से झुक गया। अब उनके पास बोलने को कुछ नहीं था, बस बेबसी और शर्मिंदगी से उनके मुंह से 2 ही शब्द निकले, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। ऐसे बोलकर वो रोने लगी, जिसे देखकर रेखा ने उन्हें माफ कर दिया। बस फिर क्या था, रेखा ने उन्हें माफी देकर उन्हें उनकी मनपसंद से तैयार होने की इजाजत दे दी, जिसके बाद सभी अपनी पसंद से तैयार होकर शादी में गए और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। कांता अपने छोटे बेटे की शादी पूनम से करवा के एक कमरे वाले ससुराल में ले आती है। आओ बहू, तुम्हारे इस घर में खूब स्वागत है। देवरानी जी, इस चावल के कलश को गिराकर अंदर आओ। गृह प्रवेश करके पूनम अंदर आती है और एक कमरे में 24-25 लोगों को देखकर परेशान हो जाती है। हे भगवान जी, इस कमरे में 2 दर्जन से ज्यादा जने दही की तरह जमे पड़े हैं, आराम करने की भी जगह नहीं है। बहू, ये मनोहर की बुआ, मौसी, मौसा, फूफा, मामा और उनके बड़े बूढ़े हैं, सबके पैर छूकर प्रणाम कर लो। जी माँ। प्रणाम मासी जी, प्रणाम बुआ जी। बेचारी बारी बारी से सबके पैर छूती है। इतने लोगों के पैर छूने से मेरी तो कमर का कचुम्बर निकल गया, कहाँ फंस गई। कुछ देर के बाद, जेठानी जी, मुझे शादी के जोड़े में ना बहुत भारी लग रहा है, बाथरूम कहाँ है, साड़ी बदलनी थी। बाथरूम का पूछने पर जेठानी रेखा जवाब देती है, देवरानी जी, कमरे में बाथरूम नहीं बना, यहीं बर्तन और नहाना धोना दोनों करते हैं। अभी थोड़ी देर में मर्दानी बाहर सोने चले जाएंगे तो साड़ी बदल लेना। पसीने से परेशान बेचारी पूनम घर के जेंट्स को बाहर जाने का इंतजार करती है। देखते देखते रात हो जाती है, तभी ससुर गया प्रसाद।
चलो भाई, अपना अपना चादर तकिया ले लो, मर्दाने बाहर चल के सोएंगे। सब खुले आंगन में बिस्तर डालकर सो जाते हैं। तभी बिजली कड़कड़ाने के साथ तगड़ी बारिश चालू हो जाती है। अरे महाराज, मेहमानों को बारिश में सुलाएंगे तभी भीतर सब कांता हो जाए। ओ कांता हो जाए। अरे ओ कोकिला बहू, ओ बहू, लगता है किसी भी लुगाइयों के कान में आवाज नहीं पहुंच रही। तभी पूनम घूंघट करके दरवाजा खोलती है। तभी फूफा ससुर मुंह फुलाकर, अरे बहू, जरा इन सबको खिसकने को कहो, सोने की जगह बनाओ, बाहर बरसात हो रही है। जी फूफा जी। अब कमरे में कोने में सारी औरतें, कमरे के दूसरे कोने में मर्द सो जाते हैं। लास्ट में बच जाती है बहू, जिसे सोने की जगह ही नहीं मिलती। हे भगवान, एक ही कमरे में 25-25 लोग ठूस ठूस कर भर गए। मैं कहाँ सोऊं? जेठानी जी, जरा अपने दोनों बच्चों को सरका लीजिए, मुझे जगह नहीं मिली। रुको जरा, गोलू, पिंकी बेटा, थोड़ा इधर हो जाओ, चाची भी सो जाएंगी। नहीं मम्मा, मुझे गर्मी लग रही, मुझे पंखे में सोना है। भगवान, कैसा अकड़ू बच्चा है। ऊपर से बरसात के चलते कमरे के अंदर कितनी खमस मच गई है। खिड़की खोल देती हूँ। कमरे की खिड़की खोलकर बेचारी वहीं बैठकर झपकी मारती है। तभी सुबह कोकिला किचकिच मचाते हुए, देखो देखो जरा भाभी, ये लक्षण देखकर कौन बोलेगा कि नई नवेली बहू है। पूरा घर उठ गया, ये झपकी मार रही है। बुआ जी, पूनम को सोने में काफी ज्यादा लेट हो गया था। हाँ हाँ, जेठानी तो देवरानी के पक्ष में बोलेगी। हल्ला गुल्ला मचने के चलते पूनम उठकर नहा धोकर सास से पूछती है, माँ जी खाने में क्या बनेगा? बहू, हमारे घर का रिवाज है, बहू चूल्हा पूजन में खीर पूरी बनाती है, वही बना ले। खीर पूरी सुनकर खाई लाल फूफा मामा का मुंह कद्दू जैसा बन जाता है। अरे कांता दीदी, कितना फर्स्ट क्लास बारिश का मौसम हो रहा है, तुम खीर पूरी बनवा रही हो। बहू, सबसे अच्छा तो चाय और आलू प्याज बैंगन के बढ़िया पकौड़े बना ले। 5-10 किलो में बढ़िया से नाश्ता कर लेंगे। 5-10 किलो पकौड़े की फरमाइश पर पूनम हक्की बक्की हो जाती है। हे भगवान, कैसे भूखे नंगे रिश्तेदार हैं। 5-10 किलो पकौड़े खाकर पचा लेंगे? ये सब पेट है या पहाड़? इतनी पकौड़ी बनाने के लिए बेसन कम पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, बेसन मसाले में लाला के पास से ले आता हूँ। शादी के खर्चों के बाद मनोहर के हाथ बिल्कुल खाली होते हैं, इसीलिए बनिए के यहाँ से उधार में ही बेसन तेल मसाला ला कर देता है। तभी मौसी मनोरमा, बहू चूल्हा उठाकर बाहर ले जा, आराम से वहीं पकौड़े छान लेना, कमरे को भट्टी की तरह मत तपा। जी मौसी जी, यहाँ मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, सबको पकौड़े चढ़ने की पड़ी है। कुंदक खाते हुए पूनम बाहर चूल्हा रखकर पकौड़े बनाती है। तभी बूंदाबांदी चालू हो जाती है। हे भगवान, एक तो इन मुफ्त के खाने वाले रिश्तेदारों ने नाक में दम कर रखा और बिन बादल की बारिश चालू हो गई है। तभी बुआ सास की दोनों चटोरी बेटी निशा और पूजा पकौड़े मांगने आती हैं। भाभी, अंदर सब लोग लौकी बैंगन भांजा प्याज के पकौड़े मांग रहे हैं, दे दो। भाभी, मेरे पकौड़े अच्छे से क्रिस्पी करना। और ये क्या पकौड़ी डालडा घी में बना रही हो? हम शुद्ध घी में खाते हैं। तभी घी खाकर दोनों भैंस जैसी हुई पड़ी हो। भाभी, आपने हमें कुछ? बस तुम दोनों गोलू मोलू सी हो ना, अच्छी लगती हो। प्लेट में पकौड़े डालकर पूनम दे देती है। तभी बारिश की बूंद से तेल का छींटा हाथ पर आ जाता है। आह अम्मी, मेरा हाथ। क्या हुआ चाची? मम्मी मम्मी जल्दी आओ, चाची को हुई हुई हो गई है। ये भगवान पूनम, कितना ज्यादा हाथ जला लिया। ये रिश्तेदार तो है ही खाई लाल, ऊपर से तुम स्वादिष्ट खाना खिलाओगी तो दही के जैसे 2 महीने तक जम जाएंगे यहीं पर। ऐसी बात है, अब तो मैं इन्हें ऐसे पकौड़े खिलाती हूँ, इन टेढ़े रिश्तेदारों को सीधा करना आता है मुझे। जानबूझकर पूनम पकौड़े को जला देती है। वाह देवरानी जी, बहुत ही कुरकुरे लाल लाल पकौड़े बनाए। बारिश में चाय पकौड़े खाने का मजा अलग है। ये भगवान, कितने कंजर हैं ये लोग, जले हुए पकौड़े भी लपेट गए। वैसे बुआ जी, फूफा जी, मौसी जी, मौसा जी, मामा जी, आप सबकी ट्रेन कितने बजे की है? अरे बहू, बारिश के चक्कर में जाने की टिकट कहाँ मिल रही है। 1-2 हफ्ते तो यहीं ठहरे हैं। दोपहर में आलू की कचौड़ी छान लेना, मौसम बहुत ठंडा है। जी मामा जी। कहते हुए पूनम दांत पीस लेती है। बारिश के मौसम के चलते 20 से 25 लोगों का खाना बनाना, कीचड़ में बाजार से सब्जी खरीद कर लाना मुश्किल होता है। हे भगवान, इतने भारी भरकम सब्जी के थैले लेके हाथ लाल पड़ गए, बस बारिश ना हो। तभी जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं और तगड़ी बारिश होने लगती है। वहीं पड़ोसन छाता लेके जा रही होती है। अरे शशिकला, ये तो कांता की बहू है ना, 4 दिन भी नहीं हुआ शादी करके आए और बाजार भी करवाने लगी। अरे बस मत पूछो विमला, बेचारी का खून पी रखा। एक ही कमरे के ससुराल में ससुरे भसुरे सब मक्खी की तरह भिनभिनाते हैं और बेचारी से बारिश में हलवाइयों की तरह खाना बनवाते हैं। दोनों पड़ोसन की बातें सुनकर पूनम आगे बढ़ जाती है। तभी एक गाड़ी वाला उस पर कीचड़ उछाल के चला जाता है। घर आकर, आप सब लोग थोड़ा बाहर चले जाइए, मुझे नहाना है।
अरे मैं तो अभी अभी खाकर लेटा हूँ, मैं नहीं जा रहा। भाभी इनमें से कोई नहीं हिलने वाला, आप गुसल खाने में जाकर बदल लीजिए कपड़े। किलिस कर पूनम कपड़े लेके टॉयलेट में जाती है। कितनी गंदी बदबू मचा रखी है, ऊपर से गुटखा थूक कर पब्लिक टॉयलेट से भी बुरा हाल बना रखा है। पता नहीं कब जाएंगे ये बेशरम रिश्तेदार। टॉयलेट का बुरा हाल देखकर बेचारी बहू को घिन चढ़ती है, मगर एक कमरे में कोई चारा नहीं होने के चलते कपड़े बदलकर बाहर आती है। वहीं रात होते बारिश के चलते मच्छर मक्खी घर में भर जाते हैं, जिससे खाना बनाने में दिक्कत भी होती है और सबसे ज्यादा बारिश में सोने की समस्या से उसे 2-4 होना पड़ता है। फिर एक दिन, बहू देख कितनी बढ़िया बारिश हो रही है, कोयला सुलगाकर भुट्टे सेक ले। जी फूफा जी। भगवान जी, फूफा जी की कितनी तगड़ी खुराक है। सुबह से चाय पकौड़े 10 पराठे सब्जी लपेट चुके हैं, पेट इतना निकला हुआ इंसान कप प्लेट रख के चाय पी ले। बहू कोयला सुलगा कर भुट्टे सेक कर सबको खिलाती है। तभी मौसी के बच्चे और जेठानी के बच्चों में भुट्टे के लिए मारामारी हो जाती है। ये भुट्टा मुझको दे दे, मैं खाऊंगा, वरना दे मार के दांत तोड़ दूंगा। अच्छा तोड़कर दिखा, मैं तेरी हड्डी तोड़कर। एक तो तुम सब भुक्का लोग अपने घर नहीं जाते, हमारे घर में खाते हो। मैं फैल कर सो भी नहीं पाऊं अपने घर में। देखो माँ जी, ये लड़का क्या बोले जा रहा है, हम भूखे नंगे हैं। मनोरमा गुस्से में राजू को मार देती है। क्या रे छोकरे, अब बोलेगा फालतू? हाँ मौसी जी, आपने मेरे बच्चे को थप्पड़ कैसे मारा? सच सुनकर मिर्ची लग गई। अरे आप लोगों में समझदारी नाम की चीज नहीं है कि एक कमरा है हमारे पास, शादी कब की खत्म हो गई है तो घर चले जाएं। तब से सेवा पानी करवा रहे हैं, अगला इंसान कहाँ से खर्चा पानी करके खिला रहा है। थोड़ी ना इन बातों से मतलब है आपको। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। देखो तो कांता भाभी जेठानी कैसे जहर उगल रही है। अरे खिलाने के बदले ताने मार रही है। सही कह रही है मेरी बड़ी बहू, अब हमारे बस की नहीं है आप लोगों को खिलाना। आप सब अपने अपने घर जाइए। जगह जगह से उधारी कर ली हमने, और कितने दिन नहीं बोलते। 25 लोगों को खिलाना पिलाना पान पर चूना लगाने जितना आसान नहीं है। इतने के बाद रिश्तेदार अपने अपने परिवारों के साथ शर्मिंदा होकर 9-2-11 हो जाते हैं, जिससे कमरा आधे से ज्यादा खाली हो जाता है और काफी जगह बन जाती है, जिससे रेखा आधे हिस्से में पर्दा लगा देती है। उस दिन पूनम को मनोहर के साथ बातचीत का मौका मिलता है और एक कमरे में बारिश में 25 सदस्यों का भसड़ खत्म हो जाता है।